Good evening, everyone. Welcome to Ansarkari. Today we will do newspaper of 2nd February. We will focus mostly on the budget part, and we will also do the newspaper of 1st February, that is talking about the economic survey. So, regarding this newspaper, the first article is talking about the general highlights of the budget. That is, the income tax the has been raised to 7 lakh. Basic things is mentioned here. That is not important. Then coming to the first article, important article in the union budget section. So this talks about the what are the growth strategy. First is to incentivize the private sector in the economy so that the jobs can be created, and also how the capital expenditure will be achieved. Second part is to govern the economy, that is the role of government, विच इज़ टू बी मिनिमम. तो ओवरऑल जो आइडियोलॉजी है, इस साल का जो थीम है बिहाइंड उसका, इसका जो सोल है बजट का, वो है पहला मिनिमम गवर्नमेंट, दैट इज मिनिमम इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, एंड फर्स्ट इज द ग्रोथ लेड बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर रादर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो दो है इसका. ये बताना चाह रहा है कि करंट स्टेट इकोनॉमी का क्या है. तो इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 द इकोनॉमी ग्रू बाई अराउंड 3.7%. और नेक्स्ट 2-3 years it will continue to grow at a rate of 6% at least. Fiscal deficit was around more than 6%, which the government has targeted to 5.9% this year. और जीडीपी कैलकुलेट होता है, और जीडीपी जो ग्रोथ होता है दैट विल बी फोकस्ड ऑन मोस्टली ऑन प्राइवेट कंजम्पशन, देन एक्सपेंडिचर, देन द थर्ड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो पहला जो प्राइवेट कंजम्पशन है इट इज़ अराउंड 56% ऑफ जीडीपी, और सेकेंड है एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट करने का जो है 33% है. उसके बाद फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है दैट इज 11%. तो पहला वाला जो ग्रोथ है वो 8% इंक्रीज हुआ है रिगार्डिंग द 2020 लेवल्स. 2020 में जो लेवल था उससे 8% इंक्रीज हुआ है, दैट इज द प्राइवेट कंजम्पशन. उसके बाद जो सेकेंड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, government expenditure that is has increased by 7%. Then the investment it is also increased by 15%. लेकिन जो एक्सपोर्ट है, नेट एक्सपोर्ट, इट हैज़ फॉलन ड्यू टू द ग्लोबल स्लो डाउन एंड ऑन गोइंग स्लो मूवमेंट टूवर्ड द रिसेशन. तो बजट क्या ट्राई कर रहा है इस साल, बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि it has mostly focused on raising the capital expenditure to 10 lakh crore, more than 4.39 lakh crore of 2021. Then fiscal prudence, मतलब जो फिजिकल डेफिसिट जो टारगेट दिया हुआ है कि इतना होना चाहिए, अराउंड 6%, 5.9%, इसको अचीव कर सकेगा इस साल बजट. तो ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फोकस नहीं किया गया. तीसरा जो है कि पर्सनल इनकम टैक्स में इसको एक ट्वीक किया गया है ताकि जो लोग पर्सनल इनकम टैक्स में नहीं आते हैं, एंड फॉर दोज हु आर नॉट पेइंग इन द न्यू रिजिम, दे कैन बी शिफ्टेड टू द न्यू रिजिम विद द हेल्प ऑफ न्यू रेट्स ऑफ द इनकम टैक्स. तभी जा करके जो ग्लोबल रिसेशन फियर है, एलिवेटेड प्राइस है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है, फिजिकल डेफिसिट है, ये सब टैकल हो सकेगा. तो ये पूरा बजट का, तो पहला जो सोल है बजट का बता दिए, मैक्सिमम ग्रोथ, मिनिमम गवर्नमेंट. उसके बाद चारों में से सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ था इन्वेस्टमेंट में, और सबसे कम ग्रोथ जो नहीं के बराबर ग्रोथ हुआ एक्सपोर्ट में. देन नेक्स्ट आर्टिकल
The budget is talking about the fiscal consolidation. Fiscal consolidation is very important point here, क्योंकि the finance minister has targeted central fiscal deficit at around 5.9% of GDP, that is less than 6.4% in the current fiscal year, मतलब इस साल, और 6.7% पिछले साल से। तो देखा जा रहा है कि सरकार जो है वो ज़्यादा मात्रा में जो अमाउंट फंड है उसको एक्सपेंडिचर नहीं करना चाह रहा। जो फिजिकल डेफिसिट है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में, वो सरकार चाहती है कि कम हो डिफरेंसेस। कैसे किया गया है? तो नो न्यू स्कीम, इस साल कोई नया स्कीम नहीं आया है। पुराने स्कीम में भी कटौती किया गया है, मतलब दे हैव रिड्यूस द एक्सपेंडिचर इन द ओल्ड स्कीम सच एज मनरेगा। अप्रॉक्सीमेटली 60,000 करोड़ were allotted for it rather than 90,000 करोड़ प्रीवियस ईयर। उसके बाद पीएम किसान में भी नो न्यू इंक्रीमेंट इन पीएम किसान, तभी जाकर के ये सब अचीव हो पाएगा। सेकंड है कि गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा कैपिटल के टूवर्ड्स है rather than रेवेन्यू एक्सपेंडिंग। फॉर दैट गवर्नमेंट हैज़ टारगेटेड अराउंड 10 लाख करोड़ दिस ईयर, that is twice than 5.9 lakh crore that was spent in 2021. Third is the personal income tax, that is annual income up to 7 lakh that is has been made free from taxation. It will not only help 1 crore taxpayer in this bracket, but also it will give incentive to the taxpayer to move from old taxation scheme to new taxation scheme. तो ओवरऑल जो पूरा बजट है इट इज़ वेल कैलिब्रेटेड फॉर मीटिंग द डिमांड्स with respect to the fiscal prudence and also with respect to the growth generated by capital expenditure and incentive given to the middle class, MSME, corporate income tax and also the agriculture social expenditure। तो ओवरऑल जो हर एक एरिया में इस इंसेंटिव दिया गया है बजट में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज दिस ईयर द गवर्नमेंट हैज़ स्लोड इट्स ओन एक्सपेंडिचर इन द सब्सिडी स्कीम। जैसे फूड सब्सिडी पहले 2.8987 लाख करोड़ था, इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 2 लाख करोड़ अभी, दैट इज 90,000 करोड़ का एक नेट सेविंग हुआ है सरकार का। उसके बाद फर्टिलाइजर सब्सिडी में पहले 2.25 लाख करोड़ था, उसको घटा करके 1.75 लाख करोड़ किया गया, दैट इज सेविंग ऑफ 50,000 करोड़। फर्दर पीएम किसान में भी इसको 60,000 करोड़ के अंदर ही रखा गया है। मनरेगा में अप्रॉक्सीमेटली 60,000 करोड़ इतना ही अलॉट किया गया है रादर देन ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा नहीं किया गया है ऐसे इसमें लिखा हुआ है वर्सेज 89। पहले 90,000 करोड़ था, अभी 60,000 करोड़ के आसपास ही रखा गया। दिस शोकेसेस द जो सब्सिडी कल्चर है इंडिया में उसको थोड़ा सा होल्ड किया गया है अभी, तभी जा करके जो फिजिकल डेफिसिट है 5.9% का वो अचीव हो सकेगा। पिछले साल 6.4% था, इस साल फिर 5.9 अचीव करने जा रहा है सरकार, टारगेट किया गया है दैट टू अचीव द टारगेट ऑफ 4.5% बाय 2025। तो ये दिखाता है कि जो गवर्नमेंट है इट विल बी अचीव्ड थ्रू फिस्कल प्रूडेंस। साथ ही साथ फार्मर के लिए क्या किया गया है, तो हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन, कोऑपरेटिव लेवल में फंड रेज करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख करोड़ के लिए इन्वेस्टमेंट और इंसेंटिव दिया गया है। फर्दर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट ऑल्टरनेटिव्स टू केमिकल फर्टिलाइजर्स and also giving incentive to the natural and organic farming. But the budget has not made much contribution, much allotment to the agriculture research and education department. सिर्फ 9,500 करोड़ ही दिया गया है, that is less than
1% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी। तो ओवरऑल ये पूरा बताना चाह रहे हैं, ये पूरा आर्टिकल में समरी ये है कि फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, द टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ in the food subsidy and fertilizer subsidy has decreased, and more focus is made towards the giving of incentive in the loan and in the credit sector rather than giving food subsidy and fertilizer subsidy. Then next item is very different, that is related to India US relationship. अभी इंडिया यूएस रिलेशनशिप के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है बायलैटरल इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आईसेट। तो इस पर बात चल रहा है और ये अप्रूव हो जाएगा। इट विल नॉट ओनली इंक्रीज द स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स इन द फील्ड ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, जो हाईटेक टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, 5G, 6G, focus on defense production and also making of fighter jet engine in India. Even the General Electric Aerospace has applied for export license for jet engine production and transfer of technology to the Indian entities. तो जो coherence होगा towards the greater Indo-Pacific, towards the net security provider for the region in the Indo-Pacific and to contain China, India and US is collaborating on these fields. तो आईसेट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इसको बाद में करेंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 12 कि कैसे सरकार का जो फोकस है इट इज बेस्ड ऑन फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल कंसोलिडेशन, नॉट ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स पॉपुलिज्म। कैसे है? तो पहले टारगेट किया था 6.4%, अभी फिस्कल डेफिसिट को 5.9% ही टारगेट किया गया है और पहले का जो टारगेट था वो 6.4% अचीव कर गया सरकार। तो द गवर्नमेंट हैज एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ 6.4% इन जीडीपी रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2022-2023 डिस्पाइट द इंक्रीज इन फूड एंड फर्टिलाइजर and fuel subsidy. The nominal GDP has grown by 17.6% और साथ ही साथ जो फिस्कल डेफिसिट था ये भी टारगेट अचीव कर पा रहा है सरकार। तो अभी जो टारगेट, इसलिए अभी टारगेट दिया हुआ है 5.9% और आने वाले वक्त में दैट इज 2025 में 4.5 किया जाएगा। फर्दर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज रिजन by 7.4% to 45 lakh crore. Revenue has increased to 12.1% to 26 lakh crore. तो जो डिफरेंसेस है दैट इज 15.43 lakh crore दैट हैज टू बी बोरोड, और साथ ही साथ बोरोइंग जो होगा यहाँ पर इट विल बी यूज्ड फॉर ग्रोथ इन थ्रू इन्वेस्टमेंट। इसको अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर दैट इज सब्सिडी, फार्म लोन, वेवर, ये सब पे नहीं दिया जाएगा। द बोरिंग विल बी टू क्रिएट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एसेट, रोड हो गया, हाईवे हो गया, पोर्ट्स हो गया, डिफेंस एक्सपेंडिचर, साथ ही साथ और भी जो कैपिटल एरिया है उसमें फंड किया जाएगा। तो जो इस साल का जो बजट है इट इज़ फोकसिंग ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर रादर देन रेवेन्यू, हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तभी जा करके जो टारगेट होगा 6% का वो अचीव कर सकेगा सरकार 2024 तक। देन यहाँ पर दिया हुआ दैट इज ग्रॉस फिस्कल कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इट हैज़ increased to 8.7%, 7% during last 2 years. और साथ ही साथ रिजर्व बैंक हैव एस्टिमेटेड GDP growth of 6.8%. This is real GDP growth, that is removing the inflation from the nominal GDP growth. साथ ही साथ
द फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो है, इट हैज़ डिक्रीज्ड फ्रॉम 2020 टू 2021. 9.2% था, अभी घटते घटते 6.9%, 6.4%, 5.9%. तो ये जो ग्राफ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलेटिंग फॉर यूजिंग इट इन द एग्जामिनेशन. दूसरा, सब्सिडी में भी जो 1.47 लाख करोड़ था सब्सिडी, और साथ ही साथ अभी 29,400 करोड़ का रिडक्शन हुआ है इन द मनरेगा. पहले 84,000 करोड़ था, 89,000 करोड़ था, अभी 60,000 करोड़ अलॉटमेंट किया गया है मनरेगा में. उसके बाद फूड सब्सिडी इज अराउंड 1,97,000 करोड़, वे बिलो देन 5,41,000 करोड़ इन 2021. तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो फूड सब्सिडी सबसे ज़्यादा था 2020 में. क्यों? क्योंकि कोविड के समय था. और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें 5 किलोग्राम राशन एट 2 रुपीज़ पर केजी वीट एंड 3 रुपीज़ पर केजी राइस दिया जा रहा था, उसके कारण सब्सिडी बढ़ गया था फूड का उस साल. तो उस समय 5,41,000 था, अभी घट करके 1,97,000 हो गया. फर्दर जो मनरेगा में 60,000 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है, दैट इज वे बिलो 71,000 करोड़ दैट इज स्पेंट ऑन 2019-20, 61 दैट इज स्पेंट ऑन 2018-19. उसके बाद नेक्स्ट इज सब फर्टिलाइजर सब्सिडी 2,25,000 करोड़ इन द एस्टिमेट ऑफ 2022. तो ओवरऑल जो सब्सिडी है दैट हैज़ बिन डिक्रीजिंग. तो द सेंटर सब्सिडी in food, fertilizer and fuel is expected to be reduced by 1.5 lakh करोड़. तो ये ओवरऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ कि 2022 से 1.5 लाख करोड़ कम एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड है बाय द सेंटर इन द फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल सब्सिडी. इसके कारण जो फिजिकल डेफिसिट होगा ये कम होगा. देन नेक्स्ट आर्टिकल talking about the senior citizen scheme. The union budget has also has given incentive regarding the saving for the women, the monthly investment scheme or senior citizen savings scheme. So this will offer 2 lakh rupees in name of women girls for tenure of 2 years at a fixed interest rate of 7.5%. और साथ ही साथ डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन स्कीम विल बी इनहांस फ्रॉम 15 लाख टू 30 लाख एट अ रेट ऑफ 8%, हायर देन मोस्ट बैंक डिपॉजिट रेट. तो इससे एक फ़ायदा क्या होगा? इससे जो होगा कि जो इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लो हो रहा है, तो द पॉपुलेशन ऑफ द सीनियर सिटीजन विल इंक्रीज. तो ये एक फंड, इट विल एक्ट एज अ बफर, इट विल हेल्प देम पोस्ट रिटायरमेंट, और साथ ही साथ विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी यूज होगा फंड. तो ओवरऑल ये स्कीम एक सोशल इंडिकेटर है टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द टुवर्ड्स द एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन. देन नेक्स्ट आर्टिकल, जो फॉरेन फंडिंग मिलता है स्टार्टअप में इंडिया में, दैट टू विल बी टैक्स्ड. तो they will have to pay angel tax that has been proposed in Financial Bill 2023. साथ ही साथ पिछले साल कितना हुआ फंडिंग इंडिया में स्टार्टअप में? $24 बिलियन, जो डिक्रीज हुआ है, बस याद रखना है. देन नेक्स्ट आर्टिकल, द यूनियन गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड the expenditure in the capital has increased the capital expenditure to 10 lakh crore, that is more than 33%. Further, 50-year interest free loan will be given to the state. 1.3 lakh crore दिया जाएगा स्टेट को फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, 50-year इंटरेस्टेड फ्री लोन.
to drive the capital expenditure. 2.4 lakh crore has been provided for the Indian Railway, that is 9 times more than 2013. Then 50 additional aerodrome advanced landing ground will be revived for regional air connectivity. So regarding the allocation, 2.4 lakh crore, that is 1 lakh crore higher than previous year, will be given to the railway for capital expenditure. अब वो expenditure से कहाँ खर्चा होगा? That is, they will be able to increase the amount of the Vande Bharat Express that has been produced by the ICF, Integrated Coach Factory in Chennai. It will expand the production to the factories in Sonipat, Latur in Maharashtra, Raebareli in Uttar Pradesh, etc. तो ऑपरेटिंग इनकम अभी कितना है रेलवे का? 98.22%. मतलब कि हर 100 रुपया में 98.22% ही सिर्फ अर्न कर पाती है रेलवे, तो घाटा में चलती है रेलवे एक तरह से. फर्दर कि सबसे ज़्यादा इनकम जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से आते हैं इंडियन रेलवे का रेवेन्यू? तो पहला अगर देखा जाए तो इंडिया रेलवे कैरी अराउंड 747.4 बिलियन पैसेंजर, और द नेशनल ट्रांसपोर्टर होप्स टू अर्न 70,000 करोड़ फ्रॉम पैसेंजर बिजनेस एंड 1.8 लाख करोड़ फ्रॉम फ्रेट. तो सबसे ज़्यादा जो इनकम आता है वो फ्रेट चार्जेस से आता है रादर देन पैसेंजर, तो ये याद रखना चाहिए. देन नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द हाईवे. 2.7 lakh crore has been given to the highway sector, that is increase of 70,000 crore. तो NHAI, that is National Highway Authority of India, the budget allocated is 1.62 lakh crore, that is increase from 1.42 lakh crore. तो सबसे ज़्यादा जो पैसा कहाँ खर्चा होगा, that is building up of 1,350 किलोमीटर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे with a cost of 1 lakh crore. दिल्ली अमृतसर कातरा एक्सप्रेस वे 670 किलोमीटर with a cost of 35,000 crore. And 100 critical transport infrastructure project, last mile connectivity with an investment of 75,000 crore. Then next article is talking about the rural area. तो cumulative sowing जो है that has increased, जो ग्रोथ है वो नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है. और साथ ही साथ अगर देखा जाए 54,000 करोड़ हैज़ बीन गिवन फॉर PMAY ग्रामीण. तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन द बूस्ट टू रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट हैज अलॉकेटेड अराउंड 55,000 करोड़ फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, 70,000 crore for Jal Jeevan Mission, that is to provide water connection to every household by 2024. तो PM आवास योजना का जो अलोकेशन था वो 80,000 करोड़ है, जिसमें से 54,000 करोड़ है वो PM आवास योजना ग्रामीण का है, बाकी शहरी मतलब अर्बन एरिया, ये रूरल एरिया का. उसके बाद तो PM आवास योजना ग्रामीण है, इट इज़ टू गिव बूस्ट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, पक्का हाउसेस इन विलेजेस एरिया, एंड ऑल्सो इंक्रीज द डिमांड ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल सच एज सीमेंट स्टील. द टारगेट इज अराउंड 2.95 करोड़ हाउसेस बाई 2024. टिल नाउ 2.15 करोड़ हैव बीन कंस्ट्रक्टेड.
और अगले साल 58 लाख करोड़ का टारगेट सरकार ने तय किया है। जो योजना है दैट इज विल बी डिवाइडेड इन 60-40 रेशियो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। उसके बाद सेकंड सबसे ज़्यादा है वो है 19,000 करोड़ दैट इज फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आफ्टर नरेगा दैट इज 60,000 करोड़ एंड PMAY ग्रामीण दैट इज 54,000 करोड़। तो 60,000 करोड़ नरेगा में है, 55,000 करोड़ आवास योजना में, उसके बाद 19,000 करोड़ ग्राम सड़क योजना में दिया गया है, एलोकेट किया हुआ है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो जल जीवन मिशन है दैट इज 70,000 करोड़। देन टॉकिंग अबाउट द PM किसान योजना, the government has allocated around 60,000 crore for PM Kisan Yojana, which is lowest in last 5 years. ये डेटा पता चल जाएगा कि लोएस्ट है। और तो PM किसान योजना इज बेसिकली 3 equal 4 monthly installment of 2,000 rupees each that is given to the land owning farmer, not to land लेस फार्मर, लैंड ओनर को मिलता है सिर्फ। साथ ही साथ PM किसान योजना में 8.42 करोड़ फार्मर हैव रिसीव्ड देयर इंस्टॉलमेंट। तो किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ओवरऑल बजट PM किसान योजना इज अराउंड 60,000 करोड़। PM किसान सिंचाई योजना इट हैज रिड्यूस्ड to 10,000 करोड़ फ्रॉम 13,000 करोड़। साथ ही साथ फसल बीमा योजना भी रिड्यूस हो चुका है फ्रॉम 15,500 करोड़ टू 13,600 करोड़। उसके बाद जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है इट हैज़ इंक्रीज टू 23,000 करोड़। तो शॉर्ट टर्म लोन विल बी गिवन टू up to 3 lakh rupees to the farmer at an effective rate of interest of 4% per annum. Further, the government has decided to establish digital public infrastructure for agriculture, setting up of Atmanirbhar Horticulture Clean Plant Program and also the Indian Institute of Millet Research, Hyderabad. Further, PM Matsya Sampada Yojana have been allotted around 6,000 करोड़। तो ओवरऑल जो अलॉटमेंट है एग्रीकल्चर में वो रिड्यूस हुआ है, गिरा है, और ज़्यादा फोकस किया गया है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम कि कैसे लोन दे एट अ चीपर रेट। फिर तो अगर देखा जाए अभी तक में तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीज किया गया है, रेलवेज, रोड, पोर्ट्स एक्सेट्रा। सब्सिडी रिड्यूस किया गया है, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, एग्रीकल्चर अलॉटमेंट रिड्यूस किया गया है। PM किसान योजना, फिर PM फसल बीमा योजना, PM कृषि सिंचाई योजना, सब में कम किया गया। मनरेगा का अलॉटमेंट कम किया गया है। तो ये लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट हैज़ कट द बजटरी एलोकेशन फॉर रूरल गारंटी स्कीम मनरेगा बाय 21.6%। 60,000 करोड़ सिर्फ दिया गया है, एस्टिमेट था 73,000 करोड़। However, the मनरेगा स्टिल इज इन स्टिल डिमांड, मतलब डिमांड स्टिल है उसमें, अभी भी है, लेकिन अलॉटमेंट किया गया है कम। ये दिखाता है कि डिमांड क्यों है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर फेयर अमाउंट में परफॉर्म कर रहा है। फर्दर, द गवर्नमेंट हैज टारगेटेड टू बिल्ड मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन मिस्टी, और जो भी कॉस्ट आएगा मनरेगा में दैट विल बी टेकन फ्रॉम द कंपा फंड, मनरेगा एक्सेट्रा फॉर दिस मैंग्रोव एलोकेशन।
देन नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द एमएसएमई सेक्टर. जो एमएसएमई सेक्टर है उनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, एज around 5 lakh crore, that is the ministries, PSU and major industry owed the estimate around 5 lakh crore to MSME sector. They have not given that amount in a timely manner. उससे क्या हुआ, उनका जो डेट है वो बढ़ी है MSME सेक्टर का, जो दे नहीं पा रहे थे बैंक को. तो उसके लिए द टैक्सेशन लिमिट फॉर द माइक्रो स्मॉल मीडियम enterprises has been raised to 3 crore. और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट विल बी रिड्यूस बाई 1%. तो ये इंसेंटिव दिया गया है ताकि मैक्सिमम वो क्रेडिट ले सके और वो डेट में नहीं जाए. जैसे क्राइसिस रिपोर्ट हैव शोड दैट क्वार्टर ऑफ इंडियाज एमएसएमई हैड लॉस्ट मार्केट शेयर ऑफ अराउंड 3% ड्यू टू पैंडेमिक. इसके कारण बहुत ज़रूरी था इंसेंटिव देना इन द एमएसएमई सेक्टर, जो इस साल बजट में दिया गया है. Then regarding defense expenditure, 6 lakh crore have been given to the defense sector, 90,000 crore for the revenue procurement. अब 90,000 crore revenue procurement कैसे है, तो it is for the already sanctioned asset and also the transportation, fuel, logistic cost, etc. Because of India-China crisis at Ladakh frontier in the north-east sector, इसको डील करने के लिए ऑलरेडी सरकार ने 26,000 करोड़ का एक एलोकेशन किया था इन 2022. तो अनदर 90,000 crore have been given so that they can maintain their equipment, their readiness status regarding the defense. और साथ ही साथ जो टोटल बजट है इसको इंक्रीज किया गया है, जिसमें से पेंशन का जो ओवरऑल है 1.38 लाख करोड़ है. 4,200 crore हैज बीन गिवन टू द अग्निपथ स्कीम. और जो आर्म्ड फोर्सेस का जो कैपिटल बजट है it is only 1.62 lakh crore. Of that, Indian Air Force got 57,000 crore. Indian Army got 37,000 crore. Navy got 52,000 crore. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 90,000 करोड़, पेंशन कितना है 1.38 लाख करोड़, एंड कैपिटल बजट कितना है 1.62 लाख करोड़. Then regarding the next article, India US रिलेशनशिप, आईकेट के बारे में बात कर चुके थे, आईसेट के बारे में कि इट इज़ अ कोलैबोरेशन इन द हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग सेक्टर, हाई परफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर. तो क्या क्या इनिशिएटिव है इसके अंडर में, it is regarding the jet engine production by the Indian companies, semiconductor supply, human space flight, commercial space launches, telecommunication, 6G, 5G, etc. तो joint development and production of jet engine. General Electric has given for the export of the engine for the and transfer of technology to the Indian company. उसके बाद maritime security and intelligence surveillance, defense startup collaboration, high performance computing regarding the semiconductor and chip manufacturing. उसके बाद the partnership between the National Science Foundation and Indian science agencies, so that
The area of collaboration can be increased in the sectors such as AI, quantum computing, advanced wireless technology, etc. This will help India and US relationship in a new level. उसके बाद next article is talking about the cooperative sector. A new Ministry of Cooperation was formed so that the small and marginal farmer and also the cooperative based model can be given incentive, they can be promoted by the government, under which 63,000 PAAC with an investment of 2,500 crore were to be computerized. ये एक important है. Allocation of 1,400 crore has been made for the cooperative sector. The next article is regarding to the budgetary allocation to the Ministry of Home Affairs, that is 1.96 lakh करोड़, जिसमें से 1.27 लाख करोड़ दिया गया है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को. 11,800 करोड़ दिया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर. और साथ ही साथ 1.5 के मतलब 1,500 करोड़ दिया गया है सेंसस सर्वे स्टैटिस्टिक्स टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. यूनियन टेरिटरी को दिया गया है 35,000 करोड़. अंडमान निकोबार आइलैंड को दिया गया है 5,900 करोड़. तो ये पूरा डिवीजन है. उसके बाद 1,100 करोड़ दैट हैज़ बीन गिवन टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. उसमें से 600 करोड़ दिया गया है रिवैम्पिंग ऑफ जो प्रसार भारती, दैट इज स्टेट मीडिया ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट के लिए बिंड स्कीम. उसके अंडर में क्या आता है? ऑल इंडिया रेडियो आता है और डीडी दूरदर्शन आता है. देन नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द मिलेट स्कीम. तो government has announced that it will establish Indian Institute of Millet Research in Hyderabad for improving, for supporting and for promoting the use of millet farming and also the consumption of millet in the society. साथ ही साथ जो FSSI का है, it will soon provide the guideline for the school, hospital and government canteen to include the millet as a nutrition option in the food menu. तो चाहे वो पार्लियामेंट कैंटीन हो, चाहे कॉर्पोरेट कैंटीन हो, चाहे स्कूल कैंटीन हो, उसमें FSSI विल certainly pass the guideline so that they can include the millet in their menu. Millet बहुत important है, gluten free है, it has low glycemic index, it is basically seafood plant, they contain 7 to 12% protein and it is beneficial to diabetic patient and for the general population also. The next article is talking about the health care sector. तो 2.1% दिया गया है हेल्थ केयर, जो 2.5% सोचा गया था कि जीडीपी का इतना दिया जाएगा, लेकिन 2.1% ही दिया हुआ है. अराउंड 89,000 करोड़ हैज़ बीन अलॉटेड टू द हेल्थ केयर. तो उसमें 157 कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस विल बी ओपनड so that it can tackle the shortage of nurses in a country, that is more than doctor. तो अभी 2.1% है जीडीपी का हेल्थ एक्सपेंडिचर, जो 2.5 होना चाहिए. साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, उसको भी 645 करोड़ ही दिया गया है. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसको भी रिड्यूस करके 3,300 करोड़ दिया गया है. तो ओवरऑल जो बजट है इसका हेल्थ में ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं किया गया, ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया गया. देन रिगार्डिंग द पीएम एजुकेशन सेक्टर, 1.1 lakh crore has been allocated to the education sector in this budget. It is higher by around 8.3%. स्कूल एजुकेशन में
approximately 44,000 करोड़ हायर एजुकेशन में दिया गया है। और साथ ही साथ पीएम पोषण अभियान में भी 13.13% इंक्रीज करके 10 11.6 के ऐसे 11,600 करोड़ दिया गया है। Further, the government has also given the aim that National Digital Library will be established in the panchayat and ward level so that the student and the children uh, can get the required books from the National Book Trust. अभी जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पायलट है दैट हैज़ बीन अंडर द IIT खड़गपुर। समग्र शिक्षा अभियान हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 37,453 करोड़। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो सरकार ने 10,000 करोड़ का एक फंड बनाया है दैट विल हेल्प टू इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द Tier 2 and Tier 3 cities. It will be managed by National Housing Bank, or this fund will be used to create an urban infrastructure with the help of developing of the urban land. साथ ही साथ सैनिटेशन फ्रंट में भी 100% मैकेनिकल डीस्लजिंग ऑफ सेप्टिक टैंक यूज होगा। ये टारगेट दिया है सरकार ने। तो स्वच्छ भारत मिशन में कितना सरकार ने अलॉट किया है? इट इज़ अराउंड 5,000 करोड़ दैट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 2,300 करोड़ सो दैट मैकेनिकल जो डीस्लजिंग ऑफ सेप्टिक टैंक है इसको अचीव कर सके। उसके बाद PM स्वनिधि विच इज ए लोन स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर एंड अमृत हैज़ बीन गिवन लार्जर फंड। स्वनिधि में कितना दिया गया है? 468 करोड़। और उसके बाद ऑन द हाउसिंग स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसको डिक्रीज किया गया है 25,000 करोड़ फ्रॉम 28,000 करोड़। सिमिलरली इन द स्मार्ट सिटी मिशन it has also reduced from 8,800 crore to 8,000 crore. Further, the government has increased the expenditure on metro railway, that is 23,000 crore, including the national capital region. तो ओवरऑल देखा जाए तो सरकार ने 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा एक फंड बनाया है जिसको Tier 2 Tier 3 सिटी यूज कर सकती है। विद द हेल्प ऑफ द स्टेट इट विल बी मैनेज बाय नेशनल हाउसिंग बैंक। Then, regarding the tribal welfare, ऑलरेडी जो इंक्रीज किया गया है फ्रॉम 8,400 करोड़ टू 12,400 करोड़, लेकिन ओवरऑल ट्राइबल के लिए ज़्यादा नहीं दिया गया है। 15,000 करोड़ for the implementation of Pradhan Mantri PVTG development mission for next 3 years, out of which 740 Eklavya school model school will be serving 3.5 lakh tribal students over next 3 years. Further, WCD Women Child Development Ministry has been given 25,000 crore. और नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट एक्शन। तो रिगार्डिंग द सेंटर्स टारगेट ऑफ अचीविंग द SDG गोल बाय 2030 एंड क्लाइमेट नेट कार्बन बाय एमिशन बाय 2070, तो पहली बार ये टारगेट फोकस किया
ग्रीन ग्रोथ पे, दैट इज टू इंसेंटिवाइज द additional resources and the environment sustainable and responsive action for the protection of the environment. उसके लिए 500 new waste to wealth plant will be built under Govardhan scheme with the help of investment of 10,000 crore. बायोगैस प्लांट बनाया जाएगा. 5 million ton ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बाय 2030 ये बनाया जाए टू reduce the dependence on fossil fuel. उसके बाद सेंट्रल इज adopting natural farming for the next 3 years. 10,000 bio input resource center will be established. Then 35,000 crore has been given by the government regarding the energy security, energy transition. 20,000 has been given for the renewable energy grid integration. PM program for restoration, awareness, nourishment of Mother Earth, PM Pranam, to incentivize state and UTs to promote alternative fertilizers. Amrit Dharodhar scheme to be implemented in the next 3 years to encourage the use of wetland, enhance the biodiversity, carbon stock, ecotourism, and the income generation for the local community. Further, to improve the mangrove, to conserve the mangrove, the Mishti scheme has been provided. That is Mangrove Initiative for Soil and Habitat and Tangible Income. तो ये सब पूरा ओवरऑल स्कीम्स है. दे विल बी गिवन मोर इंसेंटिव, मोर nudge by the government so that the target of the 2070-2030 can be achieved by the government in the renewable energy sector. That's all for today. Now coming to the 1st February, the economic survey has pointed out that the economy will increase by 6 to 6.8% in 2023. ये बात कर रहा रियल जीडीपी का. इट इज़ नॉट इंक्लूडिंग द इन्फ्लेशन. It will increase because of the rebound in private consumption. We have already talked in the February 2nd. Higher capital expenditure and corporate balance sheet and opening of the economy. Further, the government inclination will be in the higher capital expenditure. We have already talked about it, and to increase the private investment in the capital expenditure. Further, the economic survey has called for reducing the government intervention, that is dismantling of licensing, inspection and compliance regime to accelerate economic growth, women power, energy transition, education, rescaling, etc. तो इंडिया का जो ग्रोथ है इसके पीछे में क्या क्या है, तो वो लिखा हुआ है कि द लिमिटेड हेल्थ एंड इकोनॉमिक फॉलोआउट फॉर द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 इन्फेक्शन, इन्फ्लेशन impulses from the reopening of Chinese economy, then recessionary tendency in the developed world. These all things are leading to the animal spirit in the India. Further, Indian government will continue to focus on capex, that is capital expenditure, and reducing revenue expenditure and also fiscal consolidation. तो ये सब टर्म है. Then next article. Next article is regarding the economic survey. It has projected growth of 6.5%. Similarly, IMF have projected the growth of 6.1%. This is due to the increase in private capital expending and also the reducing of twin balance sheet crisis. Further, the corporate and banking sector balance sheet have become better. Credit cycle has
बीन बेटर, तो इसके कारण ग्रोथ हो रहा है इंडिया का। The next article is talking about the transfer of capital to the Visakhapatnam by Andhra Pradesh CM. तो विकास विशाखापट्टनम बस से जानना चाहिए। Then regarding the economic survey, it is prepared by the economic division of the Department of Economic Affairs under guidance of Chief Economic Advisor. तो की टेक अवे है कि इंडिया विल ग्रोथ अराउंड 6.5 to 7%. Inflation is at stable rate below 6%. Unemployment rate has declined from 9.8% to 7.2%. तो ओवरऑल जो इंडिया का ग्रोथ है वो रहेगा, ये बताना चाह रहे हैं। तो मोर एक्सपेंडिचर विल बी इन द एरियाज ऑफ हाईवे, railways, housing, urban affairs, etc. We have already talked about it. Despite the layoff, the Indian startup has given 36% growth in 2022. और उसके बाद there has also been increase in agriculture growth because of the demand from मनरेगा। तो मनरेगा जो स्कीम है उसमें जो डिमांड है it was around 6.48 crore household were given employment, out of which 5.7 crore availed the employment. Then regarding the private sector, capital investment has doubled in past 5 years. पहले 1.8% था, 1.8 लाख करोड़ था, और फिर बढ़ते बढ़ते 4.5 लाख करोड़ हो गया। तो ओवर द 5 years, if the question comes that capital investment has increased continuously over 5 years, तो ये सही होगा स्टेटमेंट। स्पाइट ऑफ कोविड, तो यहाँ पर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू give incentive to the private sector in the capital expenditure. There has been increasing trend in announced project and capital expenditure by the private sector. उसके बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बताता है कि अगर ज़्यादा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करेंगे there will be increase in 60 to 100 basis point, that is 0.6% to 1% in GDP. UPI accounted for 52% of total financial transaction. Further, in 2009, only 17% of the adult had bank account. Now, 80% have bank account. 15% used digital payment, जो 600 crore डिजिटल पेमेंट पर मंथ हो गया है। 37% पहले मोबाइल फ़ोन था, अभी टेली डेंसिटी 93% इंक्रीज कर चुका है। दिस शोकेसेस दैट डिजिटल इकोनॉमी हैज़ पेनिट्रेटेड इन द रूरल एंड इन द इंटीरियर ऑफ द इंडिया ऑल्सो। The next article, the economic survey has been talking about need for the regulation of crypto system, because crypto assets are self-referential and it do not strictly pass the test of being a financial asset because it has no intrinsic cash flow. उसके बाद EV market have crossed 1 crore sales. It will create 5 crore direct and indirect job by 2030. Then the economic survey says that fiscal deficit will be below 6.4% of the GDP this year, and it will be targeted at around 6% in the coming fiscal year. The difference between the expenditure and revenue was 10 lakh crores. Then after the COVID, after the Russian-Ukraine conflict, the FDI will also increase in India.
Then, regarding the agriculture sector, the economic survey talks about the reorientation. It has also it has grown almost 3% in spite of COVID. और उसमें we have achieved the agriculture export of around $50 billion. So export of agriculture and allied product from India grew by 18%. In spite of these, there are challenges such as climate change, rising input cost, and also fragmentation of land holding, suboptimal farm mechanism, साथ ही साथ लो प्रोडक्टिविटी, disguise unemployment, etc. So there should be an increase in uh, digital takeaway by the farmers, and also the financial incentive given to the farmer regarding the loans through the Kisan Credit Card, alternative farming, diversification of crops, then after farm food processing factories, etc. So overall, the reorientation is needed in this sector. That's all for today. Thank you.